देखो सच्चा आदमी जो है ना वो, अच्छा जी आज हम सर थोड़ा सा ना एक अजीबो गरीब चीज पढ़ेंगे, गौर से सुनना मेरे बच्चों। अजीबो गरीब चीज ये होती है, गौर से सुनना, आज का लेक्चर जो है ना वो थोड़ा टेक्निकल है। देखिए सुने, आम तौर पे एग्जामिनर आपको देता है बजटेड कॉस्ट। आप सबसे पहले वो बजटेड कॉस्ट एलोकेट करते हो किसको? फ्राइडे को लेक्चर का पार्ट 2 इसलिए पोस्ट नहीं हुआ क्योंकि लेक्चर पार्ट 2 के अंदर इशू ये आ गया था कि मैं इसको जब रिकॉर्ड किया तो वो तकरीबन कोई 3.5 GB पे चला गया। ना वो यूट्यूब पे अपलोड हो रहा था, ना वो पोर्टल पे अपलोड हो रहा था। पहले हमने उसके 2 हिस्से बनाए, उसको अपलोड करने की कोशिश की, तब भी मसला आ रहा था। फिर हमने उसको हैंड ब्रेक से कंसाइज किया तो उसकी आवाज़ खराब हो गई। फिर हमने किया ये कि आइंदा के बाद कभी भी इतना बड़ा लेक्चर अगर देना हो 40 मिनट का तो उसको 2 हिस्सों में तोड़ देंगे हम, ठीक है। उसको फिर 2 हिस्सों में तोड़ के हैंड ब्रेक किया, फिर उसको फाइल फैक्ट्री से जाके मर्ज किया और फिर आपको दिया, ठीक है। क्योंकि मैं जिस कैमरे से रिकॉर्डिंग करता हूँ 4K कैमरा है, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है वो अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। क्यों? उसकी वो हाईएस्ट क्वालिटी है, और जो आप लोगों को मिलता है वो, क्योंकि एक तो आप लोगों के पास इंटरनेट माशाल्लाह ऐसे है, 3 MB के इंटरनेट पे आप जो है वो 1080 तो देख नहीं सकते हो, तो हम उसको लेकर आते हैं मेरे नीचे, ठीक है जी। तो ये मुश्किल आता है जरा, ठीक। अच्छा सर सुने, गौर से सुने मेरे बच्चों, जो चीज अगले 10 मिनट में समझा रहा हूँ ना, ये आई कैप ने एक नया फंक्शन इजाद किया दुनिया में, ठीक है। दिस इज व्हाट आई कैप हैज कंट्रीब्यूटेड टू द एंटायर वर्ल्ड, ठीक है जी। ये दुनिया, पूरी दुनिया को हमने एक नया तरीका सिखाया है। आम तौर पे जो दुनिया करती है पहले वो आपको बताऊंगा, फिर जो माशाल्लाह आई कैप करता है वो आपको बताऊंगा। पूरी दुनिया क्या करती है? फैक्ट्री ओवरहेड्स को बजट करती है, फिर क्या करती है जनाब? बजट करने के बाद उसको एलोकेट करती है किसमें? किसमें? ना 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 ना, कल किया मनुष्यों, डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करती है, डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर देती है। फिर डिपार्टमेंट्स में निकलता है OAR हर एक डिपार्टमेंट का, ठीक है जी। और फिर इस OAR की बेसिस पे हम क्या करते हैं सर? प्रोडक्ट्स को कॉस्ट एलोकेट कर देते हैं। कौन सी कॉस्ट? बजटेड कॉस्ट प्रोडक्ट को एलोकेट हो जाती है, डन। बजटेड कॉस्ट एलोकेट होती है। फिर हम क्या करते हैं जनाब? एग्जामिनर ने हमें दिया होता है एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है जी। इसको हम कंपेयर करते हैं किससे? इस एलोकेटेड अमाउंट से। और हम देखते हैं जनाब हमने खर्चा ज्यादा तो नहीं एलोकेट कर दिया। अगर ज्यादा एलोकेट कर दिया तो ओवर अप्लाइड, और कम तो नहीं एलोकेट कर दिया, तो कम एलोकेट किया तो अंडर अप्लाइड। आपके एग्जामिनर ने कहा नहीं, ये तो दुनिया करती है, मैं तो आई कैप हूं, ठीक है जी। कहता ना ये आपने किसी रोड पे एक्सीडेंट कर दिया और सामने वाली लड़की निकल है, तो वो कहती है मैं तो लेडीज हूं, ठीक है। लेडीज सीन, मैं लेडीज हूं, जो भी करूं, ठीक है जी। तो ये आई कैप है। आई कैप ने कहा जी हम लेंगे एक्चुअल कॉस्ट। हमने कहा अच्छा। फिर उसने कहा एक्चुअल कॉस्ट को हम उठा के करेंगे एलोकेट। मैंने कहा बेहतरीन, मतलब एक्चुअल कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए मैं साल के एंड तक रुकना पड़ेगा? आई कैप ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, एलोकेट करेंगे हम किसको? डिपार्टमेंट्स को। हमने कहा अच्छा। फिर उसने कहा हम डिपार्टमेंट का निकालेंगे OAR। मैंने कहा एक्चुअल का से OAR निकालोगे? उसने कहा जी हमारी मर्जी। हमने कहा अच्छा। फिर उसने कहा हम ये प्रोडक्ट को एलोकेट कर दें। मैंने कहा वेरी गुड, मतलब एक्चुअल फिक्स ओवरहेड उठा के एलोकेट के डिपार्टमेंट्स को, डिपार्टमेंट का OAR निकाला, प्रोडक्ट्स को एलोकेट कर दिया, ये एक्चुअल। उसने कहा हाँ। फिर उसने कहा हम क्या करेंगे, एक और OAR निकालेंगे। ये निकालेंगे किससे? बजटेड से। और फिर इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल वाले सेटअप से। महान काम आप लोगों ने किया, ये पूरी दुनिया को सिखाते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया वाले, एक क्वालिफिकेशन है वो है ही जो है वो कॉस्टिंग की, सेमा, ठीक है जी। ठीक है जी, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है जी। अब ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इदारा है, ठीक है जी। इसको नहीं पता ये आज भी ऊपर वाले तरीके से पूछ रहा है। आएगा, हमने कहा नहीं दादा तुम लोगों को कुछ नहीं पता। अब आए देखिए इसी तरह का एक सवाल जिसमें हमें एक्चुअल ओवरहेड एलोकेट करने, और फिर क्या करना है उसको? फिर कंपेयर करना है एलोकेटेड से, ठीक है जी। हमने कहा अच्छा चलो दिखाओ कैसे करना है। उसने कहा रुको, सब्र करो, तू कर ले पहले भाई।
सर ये आईकैप का सवाल है, 2013 का जायका लिमिटेड, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बोर्ड में देखना दोस्त, ऐसा करने से गुना तो नहीं मिलेगा, गुना तो नहीं मिलेगा, नंबर जरूर मिल जाएंगे। ये कह रही है जायका लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रूट जैम, ठीक है जी, कोई हम जो है वो जैम प्रोड्यूस करते होंगे। इट हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स। हमने कहा ओके। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2013। मुझे बताओ ये एक्चुअल डाटा नीचे आ रहा है या ये बजटेड डाटा है? एक्चुअल है ना, रिकॉर्ड किसको करते हो, बजट को करते हो, एक्चुअल को करते हो, तो इसका मतलब है तो एक्चुअल डाटा सारा। उन्होंने कहा जी एक्चुअल है। हमने कहा अच्छा। उसने कहा ओवरहेड्स हैं कौन कौन से, रेंट एंड रेट्स, इनडायरेक्ट वेजेस, जनरल लाइटिंग, पावर, मशीनरी। हमने कहा अच्छा। फिर उसने कहा हमारे पास हैं, गौर से सुनना, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट्स इज ऑल्सो अवेलेबल। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। गौर से सुनना, मुझे बताओ ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्ट वेजेस आ रही है, ये ओवरहेड्स है? डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड्स तो नहीं होंगी ना? अच्छा, डायरेक्ट वेजेस किस किस में आ रही है? सिलेक्शन, जैम मेकिंग और बॉटलिंग, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट में भी आ रही है 8,000 और 20,000। गौर से सुनना, गौर से सुनना। मेरा बच्चा मोबाइल में, यहां देखिए। अब मुझे एक बात बताओ, सर्विस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट लेबर आ रहा है, तो कैंटीन में डायरेक्ट लेबर कौन सा होगा? जो पराठे बना रहा है या जो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट बना रहा है? तो इसका मतलब है सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कंपनी के लिए इनडायरेक्ट है। सर्विस डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल भी और डायरेक्ट लेबर भी कंपनी के लिए क्या है? इनडायरेक्ट है। तो मुझे बताओ ये सिलेक्शन जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसका डायरेक्ट लेबर ओवरहेड्स है? नहीं। क्यों? ये पूरी कंपनी के लिए डायरेक्ट लेबर है। सर क्या जैम मेकिंग एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसका डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड है? नहीं नहीं नहीं। क्यों? ये पूरी कंपनी के लिए क्या है? सर डायरेक्ट है। सर इसी तरह बॉटलिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्ट लेबर भी पूरी कंपनी के लिए डायरेक्ट लेबर है। लेकिन जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें जो डायरेक्ट लेबर आ रहा है वो कंपनी के लिए इनडायरेक्ट लेबर है, और इनमें जो डायरेक्ट मटेरियल आएगा वो भी कंपनी के लिए क्या होगा? सर जरा वापस समझाएं। भाई हमारी कंपनी बनाती है सर हवाई जहाज, हमारी कंपनी में हवाई जहाज बनाने में मटेरियल भी लग रहा है, लेबर भी लग रहा है, ये क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। कंपनी में कैंटीन भी है, कैंटीन में जो है वो पराठे बन रहे हैं, तो उनके लिए डायरेक्ट मटेरियल क्या है? आटा, जो भी मैदा वैदा सारा, ये क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन क्या ये हवाई जहाज बनाने के लिए भी डायरेक्ट मटेरियल? नहीं सर। ये क्या है? सर जो बंदा पराठे बना रहा है वो पूरी कंपनी के लिए डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर है? दो, वो सर्विस डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट होगा, लेकिन पूरी कंपनी के लिए क्या है? तो आइंदा के बाद अगर सर्विस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर भी लिखा हो तो वो पूरी कंपनी के लिए ओवरहेड होगा, ये दिमाग में रखना। तो बताएं सर क्या ये 8,000 और 20,000 ओवरहेड्स हैं या डायरेक्ट कॉस्ट है? सर ये कंपनी के लिए ओवरहेड, ऐसा। अच्छा, फिर पावर, फ्लोर एरिया, ये सारी चीजें दी हुई है। आफ्टर प्रोडक्शन जैम बॉटल्स आर फाइनली पैक्ड इनटू अ कार्टन कंटेनिंग 12 बॉटल्स। ठीक है जी, 12 बोतलों में हम सर जैम को बंद कर देते हैं, मतलब एक कंटेनर में डाल देते हैं। फिर सर ये दिया है जनाब सर्विस डिपार्टमेंट की अपॉर्शनमेंट। अच्छा देखें, इसमें एक सर्विस डिपार्टमेंट है स्टोरेज, जो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को बेनिफिट दे रहा है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला सर्विस डिपार्टमेंट है वो, तो मुझे बताओ इधर साइमल्टेनियस इक्वेशन ज्यादा बेहतर है या रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन? और मनुष्य इधर आएगा ही नहीं रिपीटेड और साइमल्टेनियस। भंगियो रिपीटेड और साइमल्टेनियसली जब आता है जब तुम्हारे पास एक डिपार्टमेंट दूसरा और दूसरा पहले को हेल्प कर रहा होता है। घंटा देखा है तुम लोग ने घर का लेक्चर? हाँ भाई, कब आता है साइमल्टेनियस इक्वेशन? जब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को हेल्प करे और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट मनुष्यों हिरवेंशियों पहले को हेल्प करे। सर यहाँ पर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन को हेल्प कर रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ने स्टोरेज को, कद्दू को हेल्प नहीं किया। तो इधर बताओ पहले किसको एलोकेट करोगे? डिस्ट्रीब्यूशन वाले को, स्टोरेज को? स्टोरेज को। फिर तो फिर उसके बाद रिपीटेड तो नहीं है ना, एक ही गो में खत्म हो जाएगा ये। अच्छा हाँ ऐसा ही है।
फिर वो कह रहा है जी एक जैम की बॉटल पे 36 रुपए का मटेरियल और 25 रुपए का लेबर लगता है। वो कह रहे बताएं एक जैम की बॉटल की क्या कॉस्ट है और एक जैम की बॉटल के बाद 12 बॉटल्स एक कार्टन में डलती है, उस कार्टन की क्या कॉस्ट है। मुझे बताओ उसमें सबसे पहला काम मुझे क्या करना चाहिए? सारे एक्चुअल ओवरहेड जो ऊपर दिए वो एलोकेट करने चाहिए किसको? डिपार्टमेंट्स को। फिर सर्विस डिपार्टमेंट से कॉस्ट लेके करना क्या चाहिए? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट करना चाहिए। हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या निकालना चाहिए? ओएआर निकालना चाहिए। फिर ओएआर की बेसिस पे जैम की बॉटल को सिलेक्शन डिपार्टमेंट का भी ओवरहेड देना चाहिए, जैम मेकिंग का भी ओवरहेड देना चाहिए और बॉटलिंग का भी। आप एक काम करो, मुझे सबसे पहला काम करके दे दो, जो ऊपर कॉस्ट आ रही है ये 5 डिपार्टमेंट्स में एलोकेट कर दो। शाबाश। अच्छा मेरा एक सवाल है, ये कौन सी कॉस्ट है जो तुम एलोकेट करने जा रहे हो? ये एक्चुअल कॉस्ट है। एंड दिस इज द मोस्ट रिडिकुलस थिंग कि एक प्रोफेशनल बॉडी एक्चुअल कॉस्ट को इस तरह एलोकेट करवा रही है। ठीक है जी। तो खैर सर अब चूंकि आदत बन गई है तो बन गई है। ठीक है जी। अगर कोई ये सोच रहा है कि 2014 में ऐसे सवाल आते थे, अब नहीं आते, अब ऐसे ही सवाल आते हैं। 2014-15 में कभी कभी सही भी आ जाता था, अब ऐसे ही आ रहा है। अच्छा भाई कल मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, कितने लोगों ने लेक्चर देखा था? हाँ मैं यही सवाल पूछना था रामखोर, मैंने जानबूझ के उसमें डाला था कि पूछूंगा कि भाई क्या ऐसे यूनिक काम किया था मैंने उसके अंदर, तो खैर तुमने बता दिया। अच्छा चलो जल्दी बता दोस्त, पहले लेक्चर में मैंने मक्खी मारी थी, दूसरे में? दूसरे में। अच्छा चलो चलो आगे आगे बढ़ो दोस्त। 60, 64 और 70। आओ जरा इसको मैं करवा रहा हूँ सर, प्लीज बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत है कि एलोकेट कैसे करना है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ लेकिन ये चीज दिखाने की बिल्कुल जरूरत है कि आपने कौन सा बेसिस इस्तेमाल किया। ठीक है जी। यहां आप लिखोगे, ये पेपर में आदत डाल देना, बेसिस लिखोगे। मैं नहीं करवाता लेकिन ये लिखना जरूरी है। अब बताइए जी हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं मेरे बच्चों? सर एक हमारे पास है सिलेक्शन, बॉटलिंग और स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन। पक्का? चलो अब एक काम करते हैं, हम एक एक करके हेड उठाते हैं और हम उसको एलोकेट करते जाते हैं। सबसे पहले सर डायरेक्ट वेजेस। सर ये सारी चीजें तो हमारे लिए तो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हाँ सर्विस डिपार्टमेंट की डायरेक्ट वेजेस हमारे लिए ओवरहेड है 8 और 20। पक्का? याद रखना मेरे बच्चों, सर्विस डिपार्टमेंट की हर एक कॉस्ट कंपनी के लिए ओवरहेड है। ठीक है जी। फिर उसके बाद जी रेंट एंड रेट्स। ये रेट्स क्या होता है? हैं? व्हाट इज मेंट बाय रेट? ये एक टैक्स है भाई प्रॉपर्टी का। रेट की जो रेंट एंड रेट्स है, रेट्स है, सेस है, CESS, ये डिफरेंट टैक्सेस हैं जो प्रॉपर्टी पे लगते हैं। ठीक है जी। तो एलोकेट भी किस बेसिस पे होना चाहिए? एरिया ऑक्युपाइड के ऊपर। तो हम इसको कर दें जी एरिया के ऊपर हम इसको एलोकेट कर रहे हैं। अमाउंट है कितनी सर? अमाउंट है कितनी प्यारे भाई? अमाउंट है कितनी? 85। मैं किस रेशो में इसको एलोकेट करूं? 1500, 2000, 1250, 1000 और 500। तो बताओगे कितना? 6:2? ना ना मुझे डायरेक्ट एलोकेट करके दे दो ना। तुम लोग इतनी देर से क्या कर रहे थे? यही तो कर रहे थे। 20,000, 27,200, 17,000, फिर और 6,000। अच्छा हमने किया ये होगा कि हमने उठाई होगी कॉस्ट 85,000 और हमने उसको डिवाइड कर दिया होगा टोटल एरिया से। टोटल एरिया कितना आ रहा है? 60,6250। ऐसा तो वहां पर रेट आ गया होगा कितने का? 13.6 का। डन हो गया। तो हमने सर रेंट एंड रेट्स निकाल दिया। इनडायरेक्ट वेजेस, सर इनडायरेक्ट वेजेस आपने एलोकेट करनी ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस हमारे पास सर 60, 80 किधर गया?
60, 80, 32 और 8 और 20 है, कितना ही है, कितना, 2 लाख। तो सर मेरे पास 60,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो रेट आ जाएगा कितना, 0.33 या 0.3, 0.3 है बेटा। 0.3 की बेसिस पे अब आपने क्या करके देना है मुझे, इनडायरेक्ट वेजेस एलोकेट करके देनी, करके दो जरा। 18,000, अच्छा ये हमने किस बेस पे किया है, डायरेक्ट वेजेस की बेसिस पे, ऐसा 18,000, 24,000, 9,600, 2400 और मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि तुम लोगों को एटलीस्ट एलोकेशन वाले हिस्से में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिस तो मैं बता दें तो बंदा कर सकते, कोई इशू नहीं, कोई डिफरेंट आ जाएगा थोड़ा सा, कोई टेंशन वाली बात, ठीक है। लेकिन जब डायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस आ जाए तो प्रेफरेबली डायरेक्ट वेजेस पे कर दिया करो, ठीक है। आपका एग्जामिनर करता है इस तरह। अच्छा जी, फिर जनरल लाइटिंग, तो आपको नहीं लगता जनरल लाइटिंग जो लाइट पॉइंट्स हैं सबसे अप्रोप्रिएट बेसिस ये इसके लिए कितने जी लाइट पॉइंट्स, 60 सर, 60 लाइट पॉइंट्स और 75,000 रुपए की जनरल लाइटिंग, कितना, 1250 रुपए फी बल्ब। लेबर आर पे भी कर सकते हो, मैं यही कह रहा हूं, कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। फिर सर जनरल लाइटिंग, सर ये हमने किस बेस पे किया है, लाइट पॉइंट्स, इसमें सही हो गया। आपने जितनी चीजें कवर कराई थी उसी में से आया पेपर, बस बेहतरीन, बाकी बाढ़ में गया सब, सही है। अल्लाह माफ करे, फाइनल का पेपर होता है उसमें बंदे की जो है ना वो जान हालत में फंसी हुई होती है। इतना बड़ा कोर्स है, उसमें से अपना प्रोफेशनल हंच यूज करते हुए हम इतना करा देते हैं और दुआ करते हैं वो उसी में से आ जाए। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा गया तेरा, अच्छा गया, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। तुम लोग मनूसुक, तुम लोग के लिए दुआएं करते हैं, हम अपने लिए भी दुआएं कर रहे होते हैं जी। 1250 रुपए फी बल्ब, कितना, 12,000, 12,500, वेरी गुड सर, अल्लाह तेरा शुक्र है। पावर, अच्छा अब एक बच्चे ने कहा इसको पावर कंज्यूम पे नहीं कर सकते जनरल लाइट्स को। देखो उसने बेसिस अलग लाइटिंग की दी भी है, तो मैं फिर उस स्पेसिफिक बेसिस को छोड़ के जनरल पे नहीं जाऊंगा, ठीक है जी, मैं जनरल पे नहीं जाऊंगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है जी। अब बताएं जी, पावर आवर्स, पावर कंज्यूम, किलोवाट आवर्स, 1000, 6000, 2000, 1000, कितने, 10,000। तो हमारे पास पावर है 1.5 लाख की, पावर लगाएंगे हम, और कितने, 15, सीधा सीधा 15,000 होगा ना। तो यही मैं बोल रहा हूँ ना चाचा, जो मैं लिख रहा हूँ वो बता ना, 10,000 ना, क्या आ गया जी, 15 रुपए फी पावर आर, ठीक है जी, कितना जी। अब ये तुम लोग एलोकेट करके दे रहे हो मुझे, ये जी पावर किलोवाट आवर्स, कितना, कितना, 30,000, होली होली, जीरो। आपने इनडायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट वेजेस पर क्यों एलोकेट किया, मैं वॉशरूम में था, 5 दफा बता दिया कि इसकी कोई बेसिस नहीं है। आपका एग्जामिनर इन दोनों इनडायरेक्ट वेजेस को एलोकेट करता है डायरेक्ट वेजेस की बेसिस पे, इनडायरेक्ट मटेरियल को एलोकेट करता है डायरेक्ट मटेरियल की बेसिस पे। इसका कोई अप्रोप्रिएट बेसिस नहीं है, काम चलाओ बेसिस है दोनों, ठीक है जी। एग्जाम में कोई और बेसिस दिया हो तो आप वो यूज कर लेना, अदरवाइज आप यही बेसिस यूज करें, ठीक है जी। क्योंकि हम अज्यूम करते हैं जितने ज्यादा डायरेक्ट वेजेस कहीं लगी होगी तो सपोर्ट में भी उतना ही लेबर खड़ा होगा। फिर जी सर डेप्रिसिएशन, ये किस बेसिस पे मेरे प्यारे बच्चों, मशीनरी की कॉस्ट 6 लाख, 12 लाख, 9 लाख, 3 लाख, कितना, 3 मिलियन। और डेप्रिसिएशन कितना है, 50,000 डिवाइडेड बाय कितना बेटा, पॉइंट, लाइन से छक्के,
ठीक है, हट जाना भाई। फिर डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे? मशीन कॉस्ट की बेसिस पे। मशीन कॉस्ट कितना बेटा? 10, 20, 15,000 और इसके बाद मशीन था ही नहीं, इसके बाद मशीन था ही नहीं, तभी तो पावर भी नहीं लगी इसके पास। आना यहाँ पावर की कॉस्ट आ रही थी, मशीन नहीं होती तो हम सोच में पड़ जाते कि पावर कहाँ लगाइए। अच्छा दोनों बंद है जी। अब बनाए सर मेरे पास ये टोटल क्या आ रहा है? 75, 186, फिर मेरे बच्चों 45, 300, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों। अब हमने दो डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट लेके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को एलोकेट करना है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे भाई स्टोरेज हमने एलोकेट करना है किस रेशो में? गौर से देखना, 10, 30, 40, 20, 10, 30, 40, 20, 10, 30, 40, 20, 10, 30, 40, 20। चलो जी, कितना कितना कितना? पक्का यही है जो बाजी बता रही है? अच्छा, फिर उसके बाद सर डिस्ट्रीब्यूशन 20, 50 और 30। सर ये कितना है टोटल? जी मेरे प्यारे बच्चों, 11, 0। चलो जी, इसका मतलब है हमने सारे सर्विस डिपार्टमेंट कर दिए फारिग, निकाल दिया बाहर सर इनको। अब बताएं सारी की सारी कॉस्ट आ गई किसमें? 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। कितनी कितनी? 91, 895, 1270। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि हिसाब किताब हो गया सही। एक स्टेप और आगे बढ़े हम, OR निकालें। हेलो, तो सोच लो 50 नंबर का सवाल है। जा कहीं यार, हज उम्रे पे जा, हमें छोड़। हाँ जी, अब सर हमारे पास लेबर आवर्स कितने हैं जी? अच्छा, लेबर आवर्स कितने हैं ये आपको देखना पड़ेगा कि लेबर आवर्स की बेसिस पे जाऊं या मशीन आवर्स की बेसिस पे जाऊं। है नहीं सर, यहाँ कुछ बेसिस दिया हुआ। अच्छा मुझे बताओ, लेबर आवर्स दिए हुए? हाँ सर, प्रोडक्शन आवर्स दिए 1533, 3577, 1815। देखिए यहाँ पर ना मशीन आवर्स नहीं है, पावर आवर्स है। मुझे नहीं पता वो पावर आवर्स में एग्जैक्टली पावर कहाँ लगी है, मुझे नहीं पता। अदरवाइज इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होती है ना, हम उस पर ओवरहेड एलोकेट करते हैं। ठीक है, तो कुछ भी ना दिया हो तो फिर सबसे बेस्ट है कि आप प्रोडक्शन आवर्स पे जाएं। अब बता प्रोडक्शन आवर्स हैं कितने? 1533, फिर 35 और 1815। मेरे प्यारे बच्चों मुझे निकाल के दो OAR पर आर कितना? बस सही है, इतना इतनी बारीकी सही है, बस छोड़ दो डॉट, ये पॉइंट्स वगैरह में ना जाओ। अच्छा मेरे बच्चों बोर्ड पे देखो, सबसे मुश्किल मराला सारी चीजें छोड़, निकाल लिया हो यार। पहले सारी कॉस्ट दी डिपार्टमेंट्स को, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट दे दी प्रोडक्शन को, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हो यार निकाल लिया। यहां तक सब पहुंच जाते हैं, लोगों की नानी मरती है आगे स्टेप में। अब वो कह रहे भैया एक बात बताओ,
हमारे पास जैम की बॉटल्स हैं, ये आपके सामने मैं बना रहा हूं। ये कुछ और ही लग रहा है कुछ। सर कितनी हो गई है? ये हो गई सर 12। और सुनो, और ये डलती है किसमें? एक कार्टन के अंदर, ऐसा। अब सुनो 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 सुनो, इसमें जो एक जैम की बोतल है ना इसकी, इसके बारे में एग्जामिनर कह रहा है कि इस पे 36 रुपए का मटेरियल लगता है। हमने कहा अच्छा जी, ये डाल दीजिए हमने, ये जैम पे डायरेक्ट मटेरियल कितने का? 36 रुपए का। फिर उसने कहा इसको मजदूर बैठ के गोटा लगाता है कितने में? 25 में। कितना? 25। अब इस पे लगेगा ओवरहेड्स। अब आपने ये चेक करना है ये जैम कहां कहां गया है। डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है। अच्छा जी, चेक करो जरा, क्या ये जैम की बॉटल सिलेक्शन डिपार्टमेंट में आई है? हाँ, इस पे 0.1 आवर काम हुआ है। क्या ये जैम मेकिंग में गई है बॉटल? हाँ, इसमें 0.25 आवर काम हुआ है। और फिर बोतल में बंद करने में तकरीबन 0.15 घंटे का काम हुआ है। तो एक जैम की बोतल सर 3 जगह से होते हुए कंप्लीट हुई है, ऐसा। तो मुझे बताओ सर, सिलेक्शन डिपार्टमेंट में इसमें कितना काम हुआ है? पूरा घंटा लगा है? नहीं सर, कितना पॉइंट? तो मुझे एक बात बताओ, इस डिपार्टमेंट में जो भी प्रोडक्ट गुजरता है उसको 60 रुपए फी घंटा एलोकेट करते हैं, लेकिन पूरा घंटा तो आया ही नहीं है ना जैम की बॉटल। तो हम कह रहे हैं जी सिलेक्शन डिपार्टमेंट में ये गया कितने घंटे के लिए? 0.1 घंटे के लिए। और 1 घंटे का रेट क्या है? तो 6 रुपए का ओवरहेड एलोकेट किया हमने सिलेक्शन डिपार्टमेंट का। एक ओवरहेड का हिस्सा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एलोकेट हो गया, एक जैम की बॉटल, ठीक है। अब बताएं दूसरा दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा है? जैम मेकिंग। क्या बोतल इसमें भी गई? इस डिपार्टमेंट में बोतल गई और कितना टाइम गुजारा उसने? 0.25। अब देखें जितना टाइम जिस डिपार्टमेंट में इस बोतल ने गुजारा है 64, कितना आता बेटा? 16 रुपए जैम मेकिंग में लग गई। फिर बॉटलिंग कितना? मल्टीप्लाई बाय 70। ये सारा ओवरहेड एलोकेट हुआ है इसको, ऐसा। अब बताएं इसकी फुल कॉस्ट कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, कितना? 93 एक बोतल 93.5 की बनी। अब बताएं इस पे 12 से मल्टीप्लाई करूं तो 11 ये पूरे कार्टन की कॉस्ट हो गई, ऐसा। तो अब एक बंदा आया कह रहा है चाचा ये कितने का? हमने कहा बेटा 11 का हमें घर पे पड़ा है, तो एक काम कर 500 रुपए ऊपर दे दे। तो अगर यहाँ प्रॉफिट भी दिया होता तो हम प्रॉफिट ऐड करके क्या करते? सेल्स प्राइस निकाल लेते, ऐसा। ऐसा यहाँ चूंकि प्रॉफिट नहीं है तो हमने कॉस्ट रोक दिया इसको, ऐसा। पक्का जी? बड़े आगे एक सवाल और दूं इस तरह का, तो सबर तो कर जा मेरे प्यारे बच्चे। लास्ट टाइम का आसान है, पहले मैं ये कॉन्सेप्ट दे दूं। अब तुम नहीं थे ना शुरू में, तो हमने बहुत सारी बातें की कि आई कैप का ये मेथड सही नहीं है। आप वक्त पे आओ ना, देखो इतना हमने पूरा पलंदा बिछाया, आप उस वक्त रक्षे में थे, हैं? आज भी तुम्हें गाड़ी की पार्किंग नहीं मिली होगी। मैं ये बताता शुरू में कि ये जो तरीका पूछने का, सवाल पूछने का तरीका है, टेक्निकली सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आई कैप का एग्जामिनर एक्चुअल ओवरहेड एलोकेट करवाता है और फिर उसको बजट से कंपेयर करा के ओवर और अंडर अप्लाइड निकलवाता है। तरीका सही नहीं है। तो पहले 1 2 सवाल इसके ऊपर कर लेते हैं, लास्ट टाइम का सवाल कर लेते हैं। इससे आसान है लास्ट टाइम का सवाल जो भी आपने किया ना, इससे आसान। और 16 मार्क्स का था। आओ मेरे प्यारे बच्चों, आओ तुम्हें दिखाएं एक और सवाल। कितने लोगों ने ये पूरा सही कर लिया था? और कितने लोगों ने आखिरी जो स्टेप है प्राइसिंग का ये छोड़ के बाकी सब कर लिया था? चलो खैर, तो बाकी लोगों ने क्या किया था? अच्छा, किसी को ये एलोकेशन में तो मसला नहीं पेश आ रहा ना, तो फिर कहाँ आ रहा है? पूरे सवाल में एलोकेशन ही तो थी। अगर ये
से 10 नंबर का सवाल है तो 7 नंबर एलोकेशन के, 7 से 8 नंबर, सिर्फ आखिरी जो प्रोडक्ट को एलोकेट करना है उसके 1 से 1.5 नंबर होंगे मैक्सिमम। बेसिस पिक करने के नंबर हैं, अगर 2 नंबर का एक एलोकेशन है, बेसिस पिक करने का 1 नंबर है, ठीक है जी। गलत बेसिस पिक कर लिया तब भी 0.5 मिल जाता है। सर वो क्यों? गलत बेसिस पिक करने पे भी, क्योंकि बेसिस पिक करके एलोकेशन के जो मैथ्स के नंबर हैं वो आधे, वो आपको मिल जाते हैं पूरे, मतलब वो आधे नंबर आपको मिल जाते हैं। एलोकेट तो आप सही कर लेते हो ना, गलत बेसिस पिक करने से आधे नंबर कट जाते हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह के वास्ते मैं इसलिए कहता हूं कि गलत भी करके आओ लेकिन करके जरूर आओ। आए जरा दोस्त, एक सवाल है 2021 स्प्रिंग, मैं इसको रीड करूं। सुनो सुनो प्यारे भाई, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, घर पे सो जाएगा ना भाई। जो चीजें तुम्हें रातों को जगा रही हैं वो फिर तुम्हारे लिए बेड़ा गर्क कर देंगे, मना करो भाई, ठीक है ना। नौजवान नस्ल तबाह है। चले जी, क्या पता है नमाज पढ़ रहा हो जाग के, हैं इबादत कर रहे थे रात हैं। आगे बढ़ो। ये कह रहे जी, ब्राइट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 2 प्रोडक्ट्स। अब देखो ये एक टिपिकल क्वेश्चन है जिस तरह का सवाल एग्जाम में आता है। अब शाइन एंड ग्लो 2 प्रोडक्ट्स हैं, कौन से? दिमाग में रखना, पिछले वाले के उसमें कितने प्रोडक्ट्स थे? 3 थे या 1 था? प्रोडक्ट 1 था, मनुष्यों डिपार्टमेंट 3 थे। फिर कह रहे बोथ प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड थ्रू 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स A and B, while department X and Y provide services to both production departments। अब बताओ ये प्रोडक्ट कितने डिपार्टमेंट्स में जाते हैं? 4 में नहीं जाते हैं, मनुष्यों 2 में जाते हैं, जो बाकी 2 है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेल्प करते हैं, ठीक है जी। सवाल की अंग्रेजी पढ़ते हुए भी तुम लोग उल्टा काम कर रहे हो। वो कह भी रहे कि जनाब बोथ प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड थ्रू 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, हम कह रहे नहीं, उधर भी जाते होंगे। मना भी कर रहे हैं जी जो बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेल्प कर रहे हैं, उधर प्रोडक्ट नहीं जाता। अच्छा फिर कह रहे जी, बिलो इज अ समरी ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय BL फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ 1 लाख यूनिट्स ऑफ शाइन एंड 60,000 यूनिट्स ऑफ ग्लो। जो नीचे कॉस्ट आ रही है ये एक्चुअल है या बजटेड है? कैसे पता चला एक्चुअल? एक तो इनकर भी किया, दूसरा वो कह रहा है ईयर एंडेड। एंडेड का मतलब है गुजरे हुए साल, यानी साल खत्म हो गया, उसके बाद हम जो है ना वो चूंटियों की तरह इसको अब एलोकेट करने बैठे हुए, ठीक है जी। चलो कर देते हैं। सर सैलरीज आ रही हैं, सैलरीज एंड वेजेस। सर डेप्रिसिएशन आ रहा है, बिल्डिंग इंश्योरेंस आ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। बाखुदा मैंने इससे बकवास क्वेश्चन जिंदगी में नहीं देखा, चूंकि इसके आगे 2021 लिखा था तो मैंने कहा चूंकि लेटेस्ट है तो मैं करा देता हूँ, इससे बेकार क्वेश्चन नहीं देखा। अच्छा फिर आगे है क्या सर इसमें? मुझे पता है सैलरीज एंड वेजेस किस बेसिस पे एलोकेट होनी चाहिए? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस। इसका मतलब पता है हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? इधर गधे घोड़े सब बराबर हैं, सबका सैलरी का एक ही रेट है, ठीक है, सबके वेजेस का एक ही हिसाब किताब है। खैर मान लेते हैं, चले जी। ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पता नहीं डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, ये अल्लाह को पता है और उस एग्जामिनर को पता है जिसने सवाल बनाया। दूसरा फिर जी, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग इंश्योरेंस, फ्लोर एरिया, फिर इलेक्ट्रिसिटी, कोई बेसिस नहीं है, फ्लोर एरिया तो कोई तुक नहीं है, तो है भाई। उसने कहा भैया ये तो कर दोगे एलोकेट, ये कौन से ओवरहेड होंगे? एक्चुअल ओवरहेड। फिर आपने कहा भैया वो सर्विस डिपार्टमेंट का क्या करना है, वो किस तरह एलोकेट होना है? उसने कहा ये नीचे दी हुई हमने बेसिस। अब बताएं जी, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वाई को कोई बेनिफिट नहीं देता, ठीक है, वाई को कोई बेनिफिट नहीं देता, सॉरी, और वाई क्या करता है? तो पहले किसको एलोकेट करना है? वाई को एलोकेट करना है। फिर तो साइमल्टेनियस लगाऊं, इधर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊं,
या नॉन लीनियर इक्वेशन के थ्रू जाऊं या मैट्रिसेस के थ्रू जाऊं? सर किसी के थ्रू नहीं जाए सर, कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा एलोकेशन। चलो जी, ये एलोकेट हो गया। फिर उसने कहा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूज्ड बाय बीएल फॉर द एलोकेशन ऑफ शाइन एंड ग्लो इज 18,000, 1800 एंड 1700 पर यूनिट। अब ये क्या है? ये बजटेड वाला ओएआर है। उसने कहा ये कौन सा ओएआर है? बजटेड वाला। हमने कहा अच्छा, मतलब ये अलग है, ऊपर वाला जो है वो एक्चुअल है, मतलब एक्चुअल को एलोकेट करना है और बजटेड को ऐसे ही लेके चलना है। मैंने कहा हाँ, हम कह रहे हैं तो ऐसे ही चलना है। अच्छा जी चलो। अब मेरा सवाल है, ऊपर क्या लेबर आवर्स दिए हैं? ऊपर लेबर आवर्स दिए डिपार्टमेंट ए और बी में, तो ओएआर कैसे निकालूंगा? मैंने आपको कहा ना कि बकवास तरीन क्वेश्चंस में अगर पहला नंबर देना होता ना तो इसको मैं देता। अब यहाँ यूनिट्स यूज करने पड़ेंगे, अब यहाँ यूनिट्स यूज करने पड़ेंगे। तो भाई अगर यूनिट यूज करना है, मेरा सवाल यह है, पहले इन सबको एलोकेट करो, फिर यूनिट्स लेके चलो, तो डायरेक्ट 280 को नहीं एलोकेट कर दो? हाँ, तो अगर दो हर एक को, अब ये जिसने, ठीक है जी, उसको ये आइडिया ही नहीं था कि बच्चा ये भी कर सकता है कि 280 उठाए डायरेक्ट और यूनिट्स के रेशियो में एलोकेट कर दे। क्योंकि करना आपने यही है, पहले आपने उसको उठाना है, बोटियां बनानी है, अलग अलग डब्बों में डालना है, फिर डब्बे एक साथ करके। तो आप अब एक काम करें, पहले तो ये एलोकेट करें, पांच चार कॉस्ट, ठीक है जी। फिर आप क्या करें? फिर आप ओआर निकालने के लिए, ओआर निकाले ही ना क्योंकि लेबर आर्ज ही नहीं है। आप फिर क्या करें? दोनों डिपार्टमेंट्स की कॉस्ट इन दोनों प्रोडक्ट्स को रेशियो में एलोकेट कर दें इनके यूनिट्स में, और फिर ओआर से कंपेयर करें, तो चेक करें तो शाबाश कहां तक पहुंचते हैं, आप करें खुद से। ये माशाल्लाह एक क्राइटेरिया है जो अभी तक ब्रीच नहीं हुआ। हैं? हाँ तो वही कह रहा हूं ना मैं, अल्टीमेटली यही हो रहा होगा, एंड में 280 एलोकेट हो रहे होंगे, सब वर्किंग करनी है। मैंने कहा भाई मेरे से सवाल में गलती हो गई है, तुम लोग अज्यूम करो गलती नहीं है। एक अटेम्प्ट में एग्जामिनर ने सवाल दिया कि एक प्रोजेक्ट में 100 रुपए डालने हैं, लेकिन कंपनी के पास 80 रुपए, कितने? 80 है, तो प्रोजेक्ट पूरा अंडरटेक हो सकता है? नहीं हो सकता। 100 रुपए प्रोजेक्ट को देने हैं, हमारे पास है ही 80। तो उसका जवाब एग्जामिनर ने लिखा ये प्रोजेक्ट अंडरटेक नहीं हो सकता, अतः कि उस प्रोजेक्ट, ये उसका सवाल है बीएफडी का, और वो प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसमें आप कैश आउटफ्लो करेंगे ना, तो ईयर 0 पे ही 40 रुपए का इनफ्लो है। इसका मतलब आप 100 रुपए डालो, इमीडिएटली क्या होंगे? 40 रुपए बाहर आ जाएंगे। नहीं, उन्होंने सवाल को मुश्किल बनाने के लिए ईयर 0 पे इनफ्लो डाल दिया। उनको ये अंदाजा भी नहीं था कि बच्चा ये सोचेगा कि यार जब 100 डाल के 40 इमीडिएटली वापस आ रहे हैं तो हमें तो 60 की जरूरत है। वो सवाल जिन लोगों ने सही किया उनके सवाल काट दिए उन्होंने, जिन्होंने ये सोच के किया कि जी 100 रुपए देने और हमारे पास तो है ही 80, नीचे लिख देंगे जी कैपिटल इज राशन, दिस प्रोजेक्ट कैन नॉट बी टेकन 100%, ठीक है। छुट्टी करोगे जाओ है? हाँ जी जी बेटा, इसके बाद भी पास पेपर्स ही कराऊंगा मैं, ठीक है। इससे ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर से देखा हुआ, छुट्टी कर लो कोई मसला। हाँ जी, मुझे एक बात बताएं सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास डिपार्टमेंट्स कितने हैं? 4, ए डी एक्स और वाई, ऐसा। फिर हमारे पास सर एक पर्टिकुलर है और दूसरा हमारे पास क्या है सर इसके अंदर? बेसिस है। सबसे पहले मेरे बच्चों मेरे पास एलोकेशन करने के लिए क्या मौजूद है?
सैलरीज एंड वेजेस, तो मुझे बता सैलरीज एंड वेजेस को मैं कैसे एलोकेट करूंगा? एम्प्लॉयज की बेसिस पे। अच्छा किस तरह भाई? मेरे पास सर 1,15,000 की कॉस्ट है, बंदे कितने हैं? मुंह से गिनती करो, एंड में 250 लिखा हुआ मनुष्यों। टोटल भी किया तुम लोगों ने कितना? 460। अब बताओ 460 को मैं मल्टीप्लाई करूं किससे? 150 से। दूसरा 33। ओके फिर चलो जी, ये तो पूरा हो गया जी। सैलरीज के बाद डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ मशीनरी 4 लाख है, 80,000 की डेप्रिसिएशन का मतलब है 20%, 0.2 है ना, तो इसका मतलब है 20%, 2.5 लाख का भी 1.5 लाख का भी। कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन कितना बेटा? 30। बस फिर जी बिल्डिंग की इंश्योरेंस 25,000, फ्लोर एरिया जी टोटल दिया हुआ 30,000, ठीक, तो 25 डिवाइडेड बाय 30 क्या आता है रेशो? 0.8333 ऐसा। अब मैं मल्टीप्लाई करूं उसको सर 15,000 से, दो बिल्डिंग इंश्योरेंस कितना जी? किस बेसिस पे एलोकेट कर रहे हैं हम? वैल्यूज। पांच हजार 2500 कहाँ गया? नहीं ज्यादा, बहुत छोटा हो गया, मजा नहीं आ रहा। या तो इस बहुत एक्सट्रीम लेवल पे छोटा है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं, दरमियाना भूल गए लोग डालना। कितना जी? 5,000 5,000 5,000। चले जी, मेरे पास बिल्डिंग की इंश्योरेंस आ गई मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद सर ये इलेक्ट्रिसिटी भी इसी बेसिस पे जाएगा, कितना? 30 बस। अच्छा जी, फिर 16 28,000 कितना? 20। अब बताएं हमने रीएलोकेशन करनी है सर किसकी? रीएलोकेशन पहले वाई की। अच्छा वाई की किस रेशो में? 75, 15 और 10 कितना? 15, 3 और 2,000 और बबुआ इसका 30,000। 80 और 20 24,400, 24,400। मतलब इस तरह के सवाल बनाने से अच्छा है पेपर ही 94 मार्क्स का होना चाहिए। क्या रही सर पहले एक्स को कर सकते हैं, हाँ, फिर तुम्हें 3 दफा काम करना होगा। पहले एक्स को एलोकेट करोगे, फिर वाई को करोगे, फिर एक्स फिर जिंदा हो जाएगा, फिर उसको एलोकेट करोगे, फिर 200 900। अच्छा अब अगर कोई आर्स होते तो हम हिसाब किताब कर लेते, तो आर्स तो है नहीं, तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स कौन से? शाहीन और
और गुल्लू। अब इनके यूनिट्स कितने हैं? 1 लाख। और अब मेरे प्यारे बच्चों गौर से सुनो, गौर सुनो, गौर सुनो। एक काम करते हैं, OAR निकाल लेते हैं पर यूनिट। इसको भी 1,60,000 से डिवाइड करें, इसको भी 1,60,000 से डिवाइड करें, निकालें OAR। लाइन से चेक, ये कितना बेटा? ये 1 तो हो ही नहीं सकता। 1.25666 नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करो। पता चले कॉस्ट 280 की है, तुमने 296 एलोकेट कर दी। अच्छा अब सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, शाइन को कितनी कॉस्ट मिलनी चाहिए? शाइन को कितनी कॉस्ट मिलनी चाहिए? 1 लाख यूनिट है, एक यूनिट पे 1.2566 है, कितना आ रहा है देखो? 125 सही करे लड़का। शाइन के बाद ग्लो, ग्लो के 60,000 यूनिट, 60,000 मल्टीप्लाई पे 1.2566 74 होगा ना? नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, कितना? 7533 टोटल ऐड करो। Are you sure this is 7533 या 234? नहीं करो ना राउंडिंग ऑफ भाई, आप एक काम ये करो, आसान कर देता हूं बेटा। 2,09,000 को आप डिवाइड करें 1,60,000 से, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 1 लाख से। 1255 कोई टेंशन नहीं है। ये 200 क्या मतलब? 49437 29663। बेटा मैंने एक काम ये किया कि इस कॉस्ट को 1,60,000 के रेशियो में तोड़ दिया, और इस कॉस्ट को भी 1,60,000 के रेशियो में तोड़ दिया, बात वही है। अब बताओ शाइन को टोटल कितनी कॉस्ट मिली है? एक्चुअल कॉस्ट, शाइन की कॉस्ट कितनी है? और 1 लाख। अब देखो ये मिला के हो गए 280। यार अल्लाह की कसम, ये 280 ऐसे भी हो सकते थे कि हम यही उठाते और इसके 2 हिस्से कर देते। जरा 1 लाख और 60,000 के रेशो में तोड़ो उसको, कितना आ रहा है? 1 लाख और 60,000 के रेशो में तोड़ो उसको, यही आ रहा है 1,05,000 और 1,75 और 1,05। ये माशाल्लाह बड़ा ग्रेट क्वेश्चन बनाया था। ठीक है जी, बस इन्होंने कहा यह था कि दूसरे चौरंगी से घूम के आए, काम वही करना है जी। देखो सीधी सी बात है, या तो लेबर आवर्स की बेसिस पे एलोकेट होना चाहिए, OAR निकलना चाहिए, या मशीन आवर्स की बेसिस पे OAR निकलना चाहिए, दोनों नहीं थे यहाँ। तो फिर हमारे पास एक ही चारा बचता है कि हम क्या करें। इसमें एक अजम्पशन है, अजम्पशन क्या है कि शाइन और ग्लो के जो यूनिट्स हैं दोनों के, वो फैक्ट्री में एक जितना टाइम गुजारते, इसलिए दोनों को ओवरहेड क्या हो रहा है, बराबर एलोकेट हो। ठीक है जी, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ठीक है जी, लेकिन यार इस तरह के सवाल पूछने से लाख दर्जे बेहतर है कि 94 नंबर का पेपर होना चाहिए। डायरेक्ट करते तो नंबर मिलते, ये रिक्वायरमेंट देख के अंदाजा लगेगा। कंप्यूट द प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड्स, पूरे 8 नंबर मिल जाते, पूरे 8 नंबर मिलते हैं। नहीं ओवर अंडर प्लान निकालने नहीं, वो कह रहे कंप्यूट द प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड्स, तो कर देते प्रोडक्ट वाइज, तोड़ देते, उससे थोड़ी कहा कि चौरंगियां घूम गया। तो माशाल्लाह इस तरह के सवाल बनाने के लिए ठीक है जी, दिमाग से तो ये नहीं बन सकता सवाल इस तरह का। जी मेरे बच्चे, हाँ हाँ
दो OAR, इसमें तो OAR हमने निकाला ही नहीं ना टेक्निकली, ये एक OAR निकाला है इस डिपार्टमेंट का। देखो हर डिपार्टमेंट का OAR निकलता है, प्रोडक्ट का नहीं निकलता। फिर आप क्या करते हो, जब OAR निकाल लेना डिपार्टमेंट का, फिर हर प्रोडक्ट को नंबर ऑफ आवर्स जितने उससे उस डिपार्टमेंट में गुजारे होते, उससे आप प्रोडक्ट वाइज OAR भी निकाल सकते हो। लेकिन वैसे OAR जो निकलता है वो किसका निकलता है, डिपार्टमेंट का निकलता है। हाँ ठीक है ना। अच्छा जी प्यारे भाई, खत्म। अब ओवर अंडर अप्लाइड निकालना। अब बताओ एक्चुअल कितना है भैया दोनों का, एक्चुअल FOH किसका, शाइन और ग्लो का। शाइन का एक्चुअल ओवरहेड कितना है, 175, और ये अब हम निकाल रहे अप्लाइड ओवरहेड्स। अप्लाइड कैसे निकलेगा बाबू, शाइन के यूनिट्स कितने, 1,00,000, वो कह रहे शाइन का OAR है 1800। अच्छा याद रखना ये सारी फिगर्स थाउजेंड्स में। तो अब मुझे बताएं सर, शाइन के 1,00,000 यूनिट्स हैं, अप्लाइड ओवरहेड्स किस तरह निकलेगा, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 1800 डिवाइड बाय 1000। ये कौन सा है जी, ये शाहीन है। कितना आ रहा है सर, 1,80,000। और उधर गुल्लू 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना, 1700। ऐसा हमने 60,000 यूनिट को 1700 रुपए का ओवरहेड एलोकेट किया, 1000 से इसलिए डिवाइड करेंगे, फिगर थाउजेंड्स में आ रही है कितना। अब खुद सोचो, यहां आपने अप्लाई करवा दिया 180, एक्चुअल खर्चा 175 है, तो ओवर अप्लाई हो गया 5,000 का फायदा। यहां आपने अप्लाई करा दिया 1,02, खर्चा हो गया जी 1,05। तो मुझे बताओ सर 3,000 आप अप्लाई नहीं करवा सके, तो ये क्या है जी, ठीक है जी। ये नीचे वाली फिगर्स क्या है, ये दोनों, ये अप्लाइड, ऊपर वाली फिगर्स क्या है, एक्चुअल। तो अप्लाई ज्यादा हुआ होगा तो ओवर अप्लाइड, और अगर अप्लाई कम हुआ तो अंडर अप्लाइड। पक्का जी, बढ़ेंगे सब आगे। करो कॉपी। से सवाल आसान है, लेकिन हर सवाल में कोई एक आध नंबर की इस तरह की हरकत होगी। मेजॉरिटी मार्क्स किसके हैं इसमें, एलोकेशन के। बड़े आ गया, सही वाली नींद आ रही है। नेगेटिव में नहीं रखो, कंपेयर कर लो, ज्यादा अप्लाई किया तो ओवर अप्लाइड लिख देना, इनकम है वो। ठीक है जी, बड़े बेटा आगे, शाबाश 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 शाबाश, आगे बढ़ो। ऐ मुजाहिदों जरा जिंदा हो जाओ। इसी में चिपका देते हैं, एक अलग से पेज लगा देते हैं उसको। ऐ मेरे प्यारे बच्चों, ऐ बच्चों, ये कहां चला गया, ना 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 कैंसल। हेलो, हाँ जी। हम्म, क्यों, देख लो है कहाँ पे, शमशाद को, शायद को, पता नहीं किसको। हाँ चलो जी, एक और सवाल है सर पास पेपर्स का। ये स्प्रिंग 2014 का क्वेश्चन है और है बहुत आसान, लेकिन इसके सवाल में भी बस एक छोटा सा जो है वो छोटा सा क्या है जनाब, छोटी सी पंचायत। अगेन बोर्ड में देखिएगा, अल्फा लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग डिपार्टमेंटल बजट्स। माशाल्लाह, बजट्स पहली दफा इंसानियत वाली बात हो रही है। estimates for the next year, the cost and related data for the year ending
इसका मतलब ये नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी है कौन सी है, ये बजटेड है। हैव बीन एस्टिमेटेड, अच्छा एस्टिमेटेड भी लिख दिया आगे, बहुत नेक आदमी है भाई, बहुत बिल्कुल अपराइट आदमी है, ठीक है जी, पोर्टल पे डलवा देता हूँ बेटा, ठीक है जी। एज अंडर, नीचे सर 4 डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, मशीनिंग, असेंबली, फिनिशिंग और मेंटेनेंस। अब ये इससे बताया ही नहीं कि कौन सा प्रोडक्शन है कौन सा सर्विस है, ठीक है जी। तो मशीनिंग दो, असेंबली, अब बंदा कह रहा है फिनिशिंग भी, नीचे खैर पढ़ के पता चलेगा। ये कह रहे जी डायरेक्ट वेजेस आ रही हैं, सब में इनडायरेक्ट वेजेस आ रही है, डायरेक्ट लेबर भी आ रहा है, इनडायरेक्ट लेबर भी आ रहा है, पावर कॉस्ट टोटल में आ रही है, इसका मतलब ये एलोकेट करना है। लाइट एंड हीट ये भी टोटल में आ रही है, ये एलोकेट करना है। डेप्रिसिएशन ये भी टोटल में आ रहा है, ये भी एलोकेट करना है। रेंट एंड रेट्स ये भी टोटल में आ रहा है, ये भी एलोकेट करना है। वेयरहाउसिंग कॉस्ट ये क्या होती है, ये डिपार्टमेंट से मटेरियल मंगवाते हैं वेयरहाउस से, और सुनो ये वेयरहाउस है, इससे ये डिपार्टमेंट्स मटेरियल मंगवाते हैं, इस वेयरहाउस की जितनी भी कॉस्ट है वो इन सब में एलोकेट होती है। ऐसा किस बेसिस पे, नहीं ये होता है जनाब उंगली की बेसिस पे। क्या मतलब, इसको जितनी दफा आप लोगों ने उंगली की है, बार बार जाके चाचा सामान दो, चाचा सामान दो, तो मुझे बताओ किस बेसिस पे एलोकेट होना चाहिए। ये या तो मटेरियल की रिक्विजिशंस की बेसिस पे एलोकेट होना चाहिए, क्या मतलब होता है जी मटेरियल रिक्विजिशन, इतनी दफा हम गए, हमने चाचा को तंग किया, तो जितनी दफा आपने वेयरहाउस वाले चाचा को तंग किया है उसकी बेसिस पे आपको जो है ना वो कॉस्ट एलोकेट करनी चाहिए। व्हाट इफ के रिक्विजिशंस ना, तो फिर मटेरियल की कॉस्ट की बेसिस पे एलोकेट होना चाहिए। वेयरहाउस से क्या मिला होगा आपको, वेयरहाउस को मेंटेन करना ओवरहेड की कॉस्ट है। वेयरहाउस में जो बंदा चाचा बैठा होता है जो मटेरियल इश्यू कर रहा होता है वो ओवरहेड्स की कॉस्ट है, वो डायरेक्ट लेबर नहीं है, क्योंकि वो बंदा प्रोडक्शन नहीं कर रहा, तो उसकी सैलरी किस बेस पे एलोकेट होनी चाहिए डिपार्टमेंट कि सबसे ज्यादा किस डिपार्टमेंट ने चाचा को तंग किया है, वो बेसिस क्या होगी, रिक्विजिशंस। नहीं है तो मटेरियल कंज्यूम। अब बताओ मटेरियल कंज्यूम कौन से फिगर है ऊपर, डायरेक्ट मटेरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के, उसूलन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के, लेकिन आपका एग्जामिनर हमेशा इसको किस पे एलोकेट करता है। तो बताओ वेयर हाउसिंग कॉस्ट आइंदा किस पे एलोकेट होगी, डायरेक्ट मटेरियल पे किस पे एलोकेट होगी। लेकिन इससे भी बेहतरीन तरीका क्या है, नंबर ऑफ रिक्विजिशंस। ये रिक्विजिशन क्या होता है, जितनी दफा हम गए कि चाचा सामान निकाल के दो, चाचा ग्रीस का डब्बा, चाचा कीले, चाचा हथौड़े, वेल्डिंग रॉड्स, ये मंगवा रहे हो आप, तो जो पैसे जो मतलब जितनी दफा आप चाचा को जाके तंग करोगे, इसका मतलब एक डिपार्टमेंट उतनी दफा जो है वो वेयरहाउस के का बेनिफिट ले रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर नीचे आ रहा है सर अदर डाटा में डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, फ्लोर एरिया, नेट बुक वैल्यू। अब सुनो, अब और तो सुनो, अब इसने कहा जी 80% ऑफ मशीन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट टाइम इज यूज्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। इसका मतलब है अपेरेंटली बोर्ड बोर्ड नीचे क्या नजर आ रहा है, इधर देखना मेरी जान, उधर फर्श में क्या टाइलें नजर आ रही है? यहां देख यार, एक अपनी उंगलियों को देख रहा है। कॉन्सेंट्रेट तुम लोगों से 5 मिनट नहीं होता है कि 5 मिनट बाद तुम लोग जो है ना वो किस तरह काम करोगे जिंदगी में। फोकस रखो यार, बहुत सारी जगहों पे काम आएगा। यहाँ देख लें, हंस नहीं, मजाक नहीं कर रहा, वाकई सर 80% ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स टाइम इज यूज्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स। अब इसका मतलब है भाई ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऐसा है जो प्रोडक्शन नहीं कर रहा, सर्विस दे रहा है, और बाकी 3 के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो मैं तीनों को अज्यूम कर लेता हूं कि क्या ये। अच्छा अब बताओ सर ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैसे एलोकेट करनी है। वो कह रहा है जी पहले तो इसकी कॉस्ट का 80% लें, वो किसके लिए, तो सर वो आप एलोकेट कर देना मशीन आवर्स की बेसिस पे। इसके 80% कॉस्ट को तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में किसी परसेंटेज में एलोकेट नहीं करना, वो दी नहीं है। आमतौर पे क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट एलोकेट करने के लिए परसेंटेज दी होती है, 30%, 20%। उसने कहा नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है, इस सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट का 80% आपने एलोकेट करना है तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि मशीन की मेंटेनेंस के लिए वो खर्चा हुआ है, तो सर वो मशीन आवर्स की बेसिस पे एलोकेट करना। अच्छा बाकी, उसने कहा बाकी जो है वो क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, तो सर फिर बाकी का कॉस्ट का क्या करें, फ्लोर एरिया में। बताओ सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट आएगी उसके 2 हिस्से बनेंगे, 80% और 20। आम तौर पे सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट हम एक
जो रेशो गिवन होता है, जो परसेंटेज गिवन होती है, उसकी बेसिस पे हम एलोकेट करते हैं। ऐसा नहीं है। अब बताओ कैसे पता चला कि सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा है? सर क्योंकि उसने बता दिया कि मेंटेनेंस एक सर्विस डिपार्टमेंट है। ऐसा सर, एक तो आपने ये सवाल करना है सर। उसने कहा जनाब कैलकुलेट अप्रोप्रिएट ओवरहेड रेट फॉर मशीनिंग, असेंबली एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट। चलो जी, इससे नीचे कंफर्म भी कर दिया कि इसमें से कौन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं? 3। क्यों, कैसे? ओ यार, जिसका निकलता है वो कौन सा डिपार्टमेंट होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ऐसा है सर, शुरू हो जाए। शाबाश 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 शाबाश। फारिग को बैठेगा तो चमाटे खाएगा। जी मेरा बच्चा, वो फ्लोर एरिया की बेसिस पे। अच्छा बताओ, इसके अंदर ये जो डायरेक्ट लेबर है, अच्छा है ही नहीं। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, सर्विस डिपार्टमेंट में डायरेक्ट कॉस्ट है ही नहीं। होती तो क्या होता हमारे लिए? ओवरहेड होता। ठीक। सर कल क्विज होगा ओवरहेड्स के टॉपिक का, ठीक है? इसी ओवरहेड के टॉपिक का क्विज होगा, ठीक है जी। और आसान क्विज होगा। लास्ट वाला क्विज भी आसान था, मैंने उसका सॉल्यूशन शेयर कर दिया था ना आपके साथ। अच्छा, कल मैंने कॉस्टिंग का एक सवाल शेयर किया था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, वो देखा? वो मैंने इसलिए शेयर किया कि अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भूल गए हो तो एक दफा कर लो ये, ताकि याद आ जाए तुम्हें, है? नहीं, ये टॉपिक पे हमारी कल और परसों की क्लास और लगेगी, बस फिर खत्म। ठीक है। नहीं बेटा, डायरेक्ट वेजेस तो एलोकेट ही नहीं करनी ना। आज जो होमवर्क दे के जाऊंगा उसका वीडियो लेक्चर आपको दूंगा, ठीक है? वो आज जो मैं होमवर्क दे के जाऊंगा मोस्ट प्रॉब्ली पास पेपर्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है? और उसमें एक बदवा थी कि जो अपने माँ बाप को पाए, बुढ़ापे में पाए, ठीक है, मफहूम उसका ये कि बुढ़ापे में पाए और वो उनकी खिदमत ना करे, ठीक है जी, तो लानत है उस पर। ये हज़रत जिब्राइल की बदवा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर आमीन है। तो आप देख लो कि आप कहाँ खड़े हो, ठीक है? चलो जी, आओ जरा दोस्त। ओमेगा इंडस्ट्रीज, ये भी किसी तरह का सवाल है। टू प्रोडक्ट सॉरी, अल्फा एंड, इधर डिपार्टमेंट्स नहीं, 2 प्रोडक्ट्स के बारे में पहले बताया। फिर दीज प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू फैब्रिकेशन एंड फिनिशिंग डिपार्टमेंट। इसका मतलब है ये 2 क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्वालिटी कंट्रोल एंड लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड ऑल नेसेसरी सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट फॉर द प्रोडक्शन। सर ये कौन से हो गए 2? ये प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन है, ये बाकी दो क्या है? सर्विस है। कौन कौन से? ये हो रही है, ठीक है जी। हाँ भाई, जिससे सवाल पूछूंगा वो जवाब देगा, वो जो भाई हमारा बैठा है जी। टोटल का वो क्या है? सर्विस या प्रोडक्शन है? टोटल डिपार्टमेंट। ये जो 5वां डिपार्टमेंट है टोटल डिपार्टमेंट, ये सर्विस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जी। ये तो मैं कहां से प्रोडक्शन लग रहा है? जब ऊपर कह रहे हैं कि 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो सर्विस होगा ना। भाईजान आपने कहा ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर आपने कहा ये सर्विस डिपार्टमेंट, ये सर्विस डिपार्टमेंट। तो जिस तरह क्वालिटी कंट्रोल और लॉजिस्टिक सर्विस डिपार्टमेंट, तो टोटल डिपार्टमेंट क्या होगा जी? प्रोडक्शन या सर्विस? जल्दी बताओ, आखिरी चांस जी। तो मनुष्य टोटल है सब, ये कोई डिपार्टमेंट नहीं है।
ये हालत है। टोटल डिपार्टमेंट सर प्रोडक्शन ही होगा, प्रोडक्शन। अच्छा जी सर, फिर इनडायरेक्ट लेबर आ रही है, ऑलरेडी एक ओवरहेड एलोकेट हुआ हुआ। फिर फैक्ट्री रेंट ये एलोकेट होगा, पावर भी एलोकेट होगी, डेप्रिसिएशन भी एलोकेट होगा, नीचे उसकी बेसिस दी हुई है। अच्छा आप मुझे बताओ, नीचे एक चीज आ रही है कि क्वालिटी कंट्रोल और लॉजिस्टिक्स, ये दो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी कॉस्ट कैसे एलोकेट करनी है? सीधा सीधा दिया हुआ, परसेंटेज दी हुई है। उससे कहा जी 8,000 यूनिट अल्फा के प्रोड्यूस हुए, 10,000 यूनिट बीटा के प्रोड्यूस हुए ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनमें कैसे कॉस्ट एलोकेट करेंगे, OAR कैसे निकालेंगे? सर ऊपर ना, नहीं ऊपर इसने आर्स ऐसे दिए, आर्स वर्क फॉर अल्फा और आर्स वर्क फॉर बीटा। इसका मतलब ये कि एग्जामिनर तुमसे ये चाह रहा है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट है उसमें OAR ना निकालो, बल्कि 70% कॉस्ट एलोकेट कर दो किसको? अल्फा को, फैब्रिकेशन का, और 30% कॉस्ट एलोकेट कर दो किसको? बीटा को। इसी तरह 60% कॉस्ट एलोकेट कर दो अल्फा को और 40% कॉस्ट एलोकेट कर दो किसको? बीटा को। आपको OAR निकालने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा इसी तरह का सवाल अभी आपने पीछे भी किया, जिसमें आपने कॉस्ट उठाई और किस पे एलोकेट कर दी? नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर। यहां आप क्या करोगे? यहां आप सीधा सीधा कॉस्ट उठाओगे फैब्रिकेशन का, 70-30 में एलोकेट कर दोगे, और दूसरा 60-40 में। तो सारी कॉस्ट निकल के किस में आ जाएगी? प्रोडक्ट्स में। हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि अल्टीमेटली हमने डिपार्टमेंट से कॉस्ट लेके किसको देनी होती है? प्रोडक्ट्स को। फिर वगैरह जी ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द मंथ। अच्छा फिर वगैरह भैया एक काम करें, कंप्यूट द प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड्स फॉर अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब है जो ऊपर सारी चीजें आ रही है क्या है ये? नहीं कह रहा है ना, फॉलोइंग एक्चुअल डाटा। तो मतलब नीचे जो एलोकेटेड डाटा ये क्या है? एक्चुअल है। अच्छा OAR दिया वो ऊपर, हाँ कह रहे OIL एलोकेट्स ओवरहेड्स टू अल्फा एंड बीटा एट 1300 एंड 500 पर यूनिट। ऐसा? तो मुझे बताओ ये सवाल पहले सवाल जैसा ही है, ये आप अल्लाह के वास्ते घर पे जाके सॉल्व करना। अब देखो पूरे सवाल में दो ही एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो एलोकेशन का है वो कर लेते हो आप, और एंड में आगे जो OAR या प्रोडक्ट को एलोकेट करने वाला सीन है वो हर सवाल में अलग अलग आ रहा है। तो ये आपकी प्रैक्टिस से जो है ना आपको पता चलेगा कि मुझे किस तरह एलोकेट करना है। पक्का? ये दो सवाल देख लेना, कल मैं इसी टॉपिक का क्विज लूंगा, ये दो सवाल तरीके से देख के आ जाना, ठीक है?